इसका क्या है, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ये बेसिक ओरिएंटेशन वाली है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि डीएनए को अलाइन करने में प्रॉपर ही चक्कर लगाए, ऐसा मिसमैचिंग ना हो। हर बार क्रोमोसोम खुलता है, हर बार क्रोमेटिन बनता है, फिर क्रोमेटिन वापस से न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग शुरू करता है, तो हर बार मिसमैचिंग ना हो, एक प्रॉपर अलाइनमेंट हो, उसमें भी ये टेल्स जो हैं उनकी अलग रोल होती है, इसलिए इनको कहते हैं अमीनो टर्मिनस टेल्स। ठीक है। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जनरल बुक्स में मिल जाती हैं, उनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब है कि वो आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक। अब मैंने फंक्शंस के बारे में बताया था, तो हिस्टोन्स के दो जो प्रॉपर फंक्शंस हैं वो क्या हैं, एक तो कॉइलिंग और पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के साथ जुड़कर ये पैकेजिंग कर रहा है उसकी, और दूसरी जो चीज़ बताई थी कि ये जब डीएनए के साथ जुड़ जाता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है, यानी कि वो डीएनए अब प्रोटीन के साथ जुड़ गया है तो खुला नहीं है। और आपको मालूम है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमेशा हमको डीएनए ओपन चाहिए, है ना। ओपन करोगे जब उसकी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, उसमें एक होगा उसमें नॉन मतलब एक से ट्रांसक्रिप्शन होगा और दूसरा जो है वो नॉन सेंस स्ट्रेन की तरह से काम करता है। आपने पढ़ा है ना ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए को खोलना ज़रूरी है। अब क्या हिस्टोन के साथ जुड़ा हुआ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हिस्टोन का दूसरा एक मेजर काम हो गया कि वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा और तब तक डीएनए को रेस्टिंग स्टेज में रखेगा जब तक कि दोबारा ज़रूरत नहीं होती ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है। तो और जब भी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा तो वहाँ से पहले हिस्टोन हट जाता है, हिस्टोन हटेगा, डीएनए एक्टिवेट होता है, खुलता है, उसकी मतलब उसको कॉइलिंग को वापस अनफोल्ड करते हैं हम, और तब जाके ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। आप देखिए यहाँ पर अगर इनकी स्ट्रक्चर को ओवरऑल देखें तो यहाँ H2A, H2B, H3, H4 चारों की आपको डोमेन दिखाई दे रही है, चारों की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो ऑलमोस्ट सेम सी है। से दोनों में प्रॉपर दोनों तरफ आपको टेल्स दिख रही है। बस ये फ़र्क है कि किसी की कोई सी टेल रीजन जो है वो ज़्यादा इलोंगेटेड है, किसी का दूसरा टेल रीजन जो है वो इलोंगेटेड है। तो ये अल्फा हेलिक्स कंडीशन के अंदर है सारे। और जब इनमें आपस में कॉइलिंग होती है तो इस तरह की डोमेन्स बनती हैं। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर वेट को कंपैरिजन करें, देखिए जैसे क्वेश्चंस नेट में आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये पूछते हैं कि चारों में से भाई कौन सा जो है जो हिस्टोन है उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है। तो अब आपने सारा पूरा पढ़ लिया होता है, लेकिन आपको ये क्लिक नहीं होता भैया कहाँ पे सबसे हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाला जो स्टोन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखो क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर मिला। अब दूसरी बात, कोर हिस्टोन्स कौन से हैं, तो कोर हिस्टोन इसको तो खैर फिर भी आप कर सकते हो कि भी H1 लाइसिन किस में है ज़्यादा बड़ा है, आर्जिनिन किस में ज़्यादा बड़ा है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर ओवरऑल प्रोटीन्स को आप देखें तो सबसे कम प्रोटीन जो है वो हमको H2A में मिलते हैं, और कंजर्व जैसे मैंने बताया आपको H3 और H4 ज़्यादा कंजर्व हैं, मतलब इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए इवोल्यूशन के ऑर्डर में। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा जो कॉर्नबर्ग के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोसोम का मॉडल हमने प्रपोज किया था उसके अंदर एक कोर पार्टिकल चाहिए और एक हमको डीएनए उस पर लपेटा हुआ चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है ये आपको मैंने समझाया कि किस तरह से डीएनए जो है 146 न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए जो है वो 1 3/4 वोल्स बनाता है, चक्कर मतलब एक पूरा चक्कर और एक जो मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा चक्कर जो है डीएनए का लगा रहा है, और कुल मिला के हमारे जो 200 बेस पेयर लंबा डीएनए जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और 4 हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स ऑक्टामर बना रहे हैं, और एक जो लास्ट वाला है दैट इज़ नोन एज H1 हिस्टोन की अगर हम बात करें तो H1 हिस्टोन के अंदर जो दोनों टेल्स हैं उनकी बहुत बड़ी रोल होती है। ये H1 जो है एक तरफ के न्यूक्लियोसोम के साथ, तो एक तरफ की टेल से एमीन ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, और दूसरे तरफ के जो COH ग्रुप है वो दूसरे न्यूक्लियोसोम के टर्मिनस के साथ जुड़ता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो न्यूक्लियोसोम में आपको 2 सिरे दिखाई दे रहे हैं, एक जो है COH ग्रुप है और एक पे NH2 ग्रुप है, और उसके कारण ही हिस्टोन अपोजिट इंटरेक्शन करके 2 न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पर सीलिंग का काम, ये काला वाला जो दिख रहा है दिस इज दी H1 हिस्टोन, है ना, जो कि ऑक्टामर के बाहर है। तो अगर इस डायग्राम को अगर हम यहाँ से देखें तो अब हमको क्लियर हो रहा है कि देखिए ये स्टोन है जो कि H1 है और ये बाहर पाया जा रहा है ऑक्टामर के, और इस तरह से आपस में इनको कनेक्ट कर रहा है, जिसकी एक टेल रीजन NH2 ग्रुप है और दूसरी टेल रीजन जो है वो COH ग्रुप है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम में भी COH ग्रुप
के साथ जुड़ने वाला जो न्यूक्लियोसोम का पार्ट है दैट इज NH2, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो इसका न्यूक्लियोसोम का COOH ग्रुप होगा, जो कि इसके एमीन के साथ मिलकर, जैसे पॉलीपेप्टाइड वो पेप्टाइड्स बनते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड्स, उस तरह का यहाँ पर कुछ हमको स्ट्रक्चर इनमें आपस में बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके कारण जो इस तरह की जो कॉइलिंग या एक स्प्रिंग बन गई, यानी स्ट्रिंग, यानी एक धागा जो है उसको हमने पहली बार कॉइल करा है। और वो कॉइलिंग फॉर्म जो है वो हमको 11 nm के आसपास, 10 to 11 nm के आसपास मोटाई वाली बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी इसकी पूरी मोटाई हुई नहीं है। अब ये जो माला बन गई है उसको वापस हमको फोल्ड करना है, तो इसको वापस फोल्ड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि हम क्या करें, सबके इन सब की मालाओं के हिस्टोन्स को पकड़ लें, और हिस्टोन को पकड़ के सेंटर में कर दें और बाकी न्यूक्लियोसोम्स को आसपास परिधि पर अरेंज कर दें। बिल्कुल इस तरह से समझिए इसको, जैसे कि एक फूल में हम सेंटर रीजन में सबके सारे हिस्टोन्स को सेंटर की तरफ कर दिया, यानी ये सेंटर, ये भी सेंटर में इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, तो एक बीच में एक H1s के बीच में कनेक्शन बन जाता है, जिसके कारण बाकी के जो हिस्टोन्स हैं वो सब अरेंज हो जाते हैं गोले में। और वो गोला जो है वो हमारा बन जाता है सोलेनॉइड, है ना। तो न्यूक्लियोसोम से फिर हमारा बन गया सोलेनॉइड, और ये सोलेनॉइड जो है इसकी थिकनेस फिर बड़ी हो गई, और ये जो है 30 nm के आसपास मोटाई वाला हो गया। यहाँ सोलेनॉइड मैं आपको शो करती हूँ। दिस इज द सोलेनॉइड, यहाँ पे ये था, ये रहा। तो ये सोलेनॉइड्स जो है इसमें देखिए आप, एक ही आपको दिख रहा है ना, एक ये रहा जो आपको दिख रहा है, एक ये रहा। इस तरह से पूरे के पूरे 6 से 7 न्यूक्लियोसोम्स जो है वो गोलाई में अरेंज हो जाते हैं। अगर इसको हम ऐसे आड़ा देखेंगे तो हमको 6 से 7 न्यूक्लियोसोम्स आपस में इस तरह से जुड़े हुए दिखाई देंगे। और इस पूरे प्रोसेस की, यानी एक और कॉइल कर दिया हमने न्यूक्लियोसोम को, और हमारा बन गया सोलेनॉइड। ठीक है, अभी भी क्योंकि सोलेनॉइड जो है ये अगेन फिर कॉइलिंग शो करता है, जिसको हम कहते हैं सुपर सोलेनॉइड कॉइलिंग। और वो सुपर सोलेनॉइड कॉइलिंग इस तरह की है, जिसमें सोलेनॉइड्स जो है वो फिर से कॉइलिंग शो कर रहे हैं। तो आप देखिए कितनी मल्टीपल कॉइलिंग हो रही है। तो यहाँ पे अभी तक सोलेनॉइड तक इसकी जो मोटाई थी वो 30 nm थी, अब इसकी मोटाई जो है वो हो गई 300 nm, है ना। 300 nm के अब हमारे ये बन गए क्रोमोनीमा। आपने नाम सुना होगा, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोनीमा होते हैं जिनको हम थ्रेड्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोनीमा जो है वो स्टेन जब आप करते हो तो डार्क कलर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो है क्रोमोनीमा एक्चुअली। ठीक है, अब किसी क्रोमेटिड के अंदर, यानी अर्ध गुणसूत्र के अंदर, जरूरी नहीं है एक ही क्रोमोनीमा होगा, उसके अंदर क्रोमोनीमा का पूरा बंच भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब इनसे भी ज़्यादा मोटाई बढ़ती है, यानी यहाँ तक सोलेनॉइड आप समझ गए हैं, सुपर सोलेनॉइड बन गया 300 nm का। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं एक क्रोमेटिड की, तो एक क्रोमेटिड के अंदर आपको 2 से ज़्यादा क्रोमोनीमास भी दिखते हैं, करीब करीब 2 मान लीजिए आप, तो भी 300 और 300 यानी 600 से लेकर 700 nm के हमारे अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं। तो अर्ध गुणसूत्र की जब 300 ये 700 nm की मोटाई होगी तो ओबियसली क्रोमोसोम की हो गई ना अब 1400। तो अब इनका अरेंजमेंट आपको समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग से स्प्रिंग बनाते जाइए, स्प्रिंग का फिर स्प्रिंग बना दीजिए। तो इस तरह से हमारा जो पूरा डीएनए से क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है, कितनी स्टेप्स में बना है। तो यहाँ पे ये मैटर जो है वो ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया, केवल आपको डायग्राम्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एक को देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको 30 nm का सोलेनॉइड दिख रहा है। देन उसके बाद सुपर सोलेनॉइड बन रहा है जो कि 300 nm के आसपास का होता है। और उसके बाद फिर हमारा बनता है एक मतलब डॉटर, या ये कहेंगे हम अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड, जो कि 700 nm का होता है। और फिर उससे जो क्रोमोसोम बनता है उसकी मोटाई करीब करीब 1400 nm यानी 1400 nm होती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके नेट के लिए प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं पूरा ओवरऑल व्यू दूं तो ओवरऑल व्यू में आपको यहाँ से डीएनए से हम चले और क्रोमोसोम्स तक हमारे को 1400 nm की जो क्रोमोसोम की मोटाई है वो मिल गई है। और यहाँ पर अगर सेल डिवीजन के हिसाब से बात करें तो दिस इज़ द इंटरफेस क्रोमोसोम। यहाँ पर आपको प्रोफेज में थोड़ा कंडेंसेशन दिख रहा है, यहाँ पर ये प्रोफेज की ही लेटर स्टेज है। देन उसके बाद आप यहाँ पर क्रोमेटिड्स दिखने लग गए, इट मीन्स कि यहाँ पर मेटाफेज अवस्थाएं हमको प्रॉपरली दिख रही हैं।
यहाँ पे आपको एनाफेज अवस्था की तरफ आप जा रहे हो। यहाँ पे एनाफेज की लेटर ऑन स्टेज है, यानी कि लेटर एनाफेज में आपको सॉरी लेटर हाँ यस यस लेटर एनाफेज तक ही इनका फिर सेपरेशन शुरू हो जाता है, यानी कि ये तीनों जो है इंटरमिंगल्ड हैं, यानी कि ये दोनों को आप मेटाफेज मान लीजिए और इसको एनाफेज मान लीजिए। तो इस तरह से इनका यहाँ तक हमको क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट दिखता है, और क्रोमोसोम जो है वो तैयार है दो पुत्री गुणसूत्रों में डिवाइड होकर अलग अलग पोल्स पे जाने के लिए। तो ये तो था हमारा जो कल का ही टॉपिक चल रहा था, इसको एक बार रिवीजन कर लिया हमने। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, और इसको हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। और सेंट्रोमियर जो है ये होता क्या है बच्चों, देखो क्रोमोसोम्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टेड रीजन होता है जो कि उसकी पहचान बनता है। साधारण भाषा में हम ये कहें कि क्रोमोसोम इज़ क्रोमोसोम इज मार्क्ड बाय दी कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि सेंटर में जनरली होता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि ये नैरोअर पार्ट है, यानी कि ज़्यादा सकड़ा भाग है, बाकी रिमेनिंग क्रोमोसोम के कंपैरेटिवली इजीली पहचाना जाता है। अब इसकी पोजीशन के हिसाब से इसकी कितनी संख्या है, यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक से ज़्यादा भी होते हैं कई क्रोमोसोम्स के अंदर, तो उनकी संख्या और इनकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम क्रोमोसोम्स को हमेशा ही बांटते आए हैं। इसके हिसाब से दो आर्म्स बन जाती हैं क्रोमोसोम्स की, एक आर्म कहलाती है पी आर्म और दूसरी कहलाती है क्यू आर्म। तो ये देखिए आप, पी आर्म जो है वो सेंट्रोमियर से ऊपर वाला जो रीजन है, यानी कि जो ऊपर की तरफ वाली आर्म है दैट इज़ नोन एज पी आर्म, और जो आपको लंबी बड़ी आर्म नीचे की तरफ दिख रही है जिसमें कि टीलोमियर होता है दैट इज़ नोन एज क्यू आर्म। तो इस तरह से हम इनकी दोनों आर्म्स को क्रोमोसोम्स की नाम देते हैं। इट शो अ फेंटली पॉजिटिव फ्यूजन रिएक्शन, यानी अगर आप स्टेन करते हो इसको क्रोमोसोम को, तो फ्यूजन जो स्टेन है उसके लिए ये पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, यानी उससे ये अभिरंजित किए जा सकते हैं, इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ डीएनए ऑफ रेपिटेटिव टाइप। अब इससे बहुत इंटरेस्टिंगली हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे रेपिटेटिव डीएनए होता है। व्हाट इज़ रेपिटेटिव डीएनए? जिसके सीक्वेंस बार बार जो है क्रोमोसोम्स के बीच में, जीनोम के बीच बीच में आते रहते हैं। और इस रेपिटेटिव डीएनए का यूज़ हम कहाँ करते हैं बच्चों? क्योंकि हाँ, किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी जीनोम के अंदर जो ये रेपिटेटिव जीन्स का सीक्वेंस होता है ना, वो उस आदमी की पहचान बन जाता है। तो जब आप फिंगर प्रिंटिंग करते हैं तो फिंगर प्रिंटिंग में इन्हीं रेपिटेटिव डीएनए को आप पहचानते हैं, तो उससे पता चलता है कि भाई ये इस इंसान का डीएनए है कि नहीं है। मैचिंग में बहुत हेल्प करते हैं ये। और ये रिपीटेटिव डीएनए जो है अभी शायद यूज़ के नहीं है, और अननेसेसरी आए हुए हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रॉन्स कह सकते हैं, इनको हम जंक डीएनए कह सकते हैं, क्योंकि इनका अभी एट प्रेजेंट यूज़ नहीं है। बहुत सारी मात्रा में ये अगेन एंड अगेन आकर और जीनोम के बीच बीच में एक जो ओरिजिनल हमारे फंक्शनल जीन है ना, उनके बीच बीच में इंटरैक्शंस क्रिएट करते रहते हैं। समझ में आई बात? तो रेपिटेटिव डीएनए को हम जंक डीएनए भी कहते हैं, और ये माना जाता है कि भाई इवोल्यूशन में कभी हो सकता है काम के रहे हों, लेकिन इवोल्यूशन के साथ साथ इनका काम खत्म हो गया। अब ये अनवांटेड सीक्वेंसेस की फॉर्म में रिपीटेडली जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। समझ गए आप ये बात? ठीक है। दिस डीएनए इज कॉल्ड सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये जो डीएनए है, इसको अगर आप अभिरंजित करते हो तो ज़्यादा डार्क कलर का स्टेन यहाँ पर लिया जाता है। जब भी सेम सीक्वेंसेस होता है ना, तो वहाँ पे जो है उसको हम कहते हैं कि भाई वो एक तो कॉइलिंग ज़्यादा है उस रीजन में, एक रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे पिगमेंट्स जो है, ये जो स्टेन है वो डार्क कलर के स्टेन होते हैं। और क्योंकि ये रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि जंक डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जहाँ नहीं आए पूछ लेना बीच में, है ना। अब अगर स्पीड बढ़ रही है, ज़्यादा है, कम है, आपको समझ आ रहा हो तो आगे अपन बात करें, नहीं तो फिर पता चला कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर मैं ऐसे ही बोल बाल के चल दूँ। डीएनए जो है यहाँ पर रिपीटेटिव टाइप का है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन को जब डिफाइन करते हैं तो हम कैसे करते हैं भाई? हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म्स होती हैं, यानी कि वो किसी प्रोटीन के संश्लेषण में भाग नहीं लेती, यानी किसी काम की नहीं है, एक तरह से सीधी भाषा में हम कहें तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो रही है उनमें,
और जब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब सुपर कॉइलिंग होती है या कॉइलिंग होती है या हिस्टोन के साथ में डीएनए लगा होता है तो वो कभी भी ट्रांसक्राइब करता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको सेम सी सिचुएशन दिख रही है ना, रेपिटेटिव डीएनए है, काम का भी नहीं है। तो फिर वहाँ पर ये हेट्रोक्रोमेटिक फॉर्म हमको दिखाई दे रही है। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई हमें कि जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन्स होते हैं और जो टीलोमेरिक रीजन्स होते हैं, उन दोनों ही रीजन्स में हमको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, दैट इज़ कि ये रीजन हेट्रोक्रोमेटिक होते हैं। यानी कि यहाँ ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। अभी आपको हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन भी पढ़ना है, तो आप इसको अभी यहीं समझ लेंगे तो बहुत इजीली वो समझ आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पे सेंट्रोमेरिक डीएनए के बारे में हमने ये बात करी कि ये हेट्रोक्रोमेटिन है की तरह के डीएनए है और ट्रांसक्रिप्शन ये रीजन जो है वो नहीं करता है। अब बात आती है कि काइनेटोकोर क्या होता है? तो काइनेटोकोर और सेंट्रोमेरिक डीएनए में बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये फ़र्क ये है कि भाई सेंट्रोमियर की जब हम बात करते हैं तो हम क्रोमोसोम की उस पार्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो पास पास आ गए हैं और वहाँ पे एक संकीर्णन डेवलप हो गया है, उसको तो हम कहते हैं सेंट्रोमियर। लेकिन सेंट्रोमियर के ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं और वो जो है कहलाते हैं काइनेटोकोर। तो यानी कि एक तो है डीएनए और दूसरा है प्रोटीन। समझ गए आप? तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि व्हाट इज़ काइनेटोकोर एंड व्हाट इज़ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो है वो बेसिकली डीएनए का सीक्वेंस है। आप नोट भी कर रहे हो तो लिखते जाओ साथ साथ कि हमको इसको किस तरह से पढ़ना है सेंट्रोमेरिक ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप देखिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया हमने। सेंट्रोमियर जो है वो एक तो इसका मुख्य भाग है जो है डीएनए सीक्वेंस, है ना, और दूसरा इसका भाग है प्रोटीन। ठीक, जो डीएनए सीक्वेंस वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर डीएनए, सेंट्रोमेरिक डीएनए। ठीक है। अब ये सेंट्रोमेरिक डीएनए कौन सा भाग है? जिसके अंदर की जो आपको दो अर्धगुणसूत्र दिखते हैं ना, यहाँ क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, तो ये वाला भाग जिसके अंदर की दोनों के जो डीएनए जो है वो पास पास आ गए, है ना, वो वाला रीजन हमारा कहलाता है सेंट्रोमियर। और इसके ऊपर कुछ एक संरचना लगी होती है प्रोटीन की, है ना, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर जो है, ये पूरा जो काइनेटोकोर जो है प्रोटीन, ये इस डीएनए के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टी प्रोटीन बनते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं बाइंडिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो देखिए भाई, जब सेल डिवीजन हो रहा है ना, आपको बताया मैंने एनाफेज में दोनों पुत्री जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू करते हैं। तो भाई वो जो स्पिंडल्स बने हैं ये, या जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हैं जिनके द्वारा तुर्क तंतु बनते हैं, स्पिंडल्स बनते हैं, वो किससे अटैच होते हैं? कहाँ से ये दोनों के बीच में खिंचाव डेवलप होगा? तो वो खिंचाव के लिए जो कनेक्शन बनता है दैट इज़ बाय काइनेटोकोर। तो ये तो साधारण भाषा में हम बात कर रहे हैं। इट लाइजेज इन द रीजन ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बस इतना है कि ये जो प्रोटीन है ये इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले रीजन पर अटैच्ड है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ क्रोमोसोम स्पिंडल्स गेट अटैच टू काइनेटोकोर ड्यूरिंग मेटाफेज एंड एनाफेज। आपको पता है कि इस अवस्था तक ये पुत्री गुणसूत्र जो है, अर्ध गुणसूत्र कह सकते हैं हम, ये जो है वो अलग अलग ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं। देयरफॉर सेंट्रोमियर इज एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये साधारण चीज़ जो कि हमने पहले भी समझ रखी है, उतनी ही बात हमने की है। अब देखिए और सिंपल बात जो कि आपको पहले भी आपने पढ़ रखी है ना, इसको समझाने का तो सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि आप भी पढ़ लो इसको घर जाके। पढ़ना, ये पढ़ाने लायक चीज़ें नहीं है। मोनोसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रोमियर पाया जाता है। डाइसेंट्रिक का मतलब है जिनमें दो सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, है ना। फिर आपका जाता है ये सेंट्रोमियर्स का ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रोमोसोम विद अ सिंगल क्रोमेटिड एट टीलोफेज स्टेज। तो टीलोफेज अवस्था में अगर आप जब पुत्री गुणसूत्र अलग हो चुके हैं, टीलोफेज पे पहुंचते ही इनकी ये सिचुएशन है, यानी कि एक सेंट्रोमियर दिख रहा है आपको, एक इसमें आपको टीलोमियर दिख रहा है और इधर अपोजिट एंड पर भी एक टीलोमियर दिख रहा है। दिस इज नोन एज एंड सीक्वेंसेस, जिनकी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है।
दूसरा आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो जबकि ये मेटाफेज अवस्था में है, मतलब इनका सेपरेशन नहीं हुआ है, तब आपको 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, एक सेंट्रोमियर दिख रहा है। ओके, और वही आपको दोनों के एंड्स पर टीलोमियर दिख रहा है, दैट इज़ द ब्लैक कलर सेगमेंट्स जो काले रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें काइनेटोकोर की, तो दिस इज़ दी ब्लैक रीजन जहाँ पे कि स्पिंडल्स लगे हुए हैं, और ये जो हमें रीजन दिख रहा है दैट इज़ द सेंट्रोमियर इज़ दी constricted region of the chromosome where the kinetochore form and the spindle microtubules attached। तो ये आपको जो लाइंस दिख रही है वो है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, अगर हम इसको डीएनए के फॉर्म में देखें, अगर हम इसके कॉन्स्ट्रिक्शंस को देखें, तो क्रोमोसोम की संरचना हमें कैसी दिखाई दे रही है। देखिए, क्रोमोसोम जो है इसका अपर मोस्ट जो टर्मिनस आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज टीलोमियर। फिर आपको दिख रहा है इसमें हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स दिख रहे हैं कुछ, है ना, कुछ आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हमने कहा है क्या, सेंट्रोमियर। और इसके अलावा भी आपको कई जगह कॉन्स्ट्रक्शंस दिख रहे हैं जिनको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस हमने कहा है, और इसमें बीच बीच में यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। इनकी हम बात आगे करेंगे, इसलिए मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, एक ओवरऑल आपको पिक्चर बताई थी। अब हम जो बात कर रहे थे, देखिए हमने यहाँ सेंट्रोमियर्स के नंबर के हिसाब से इनको बांटा था, मोनोसेंट्रिक, डाईसेंट्रिक, और अब हम आगे इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज पॉलीसेंट्रिक, जिसमें दो से ज़्यादा सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम्स के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स भी होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर होता ही नहीं है। वो कैसे बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं क्योंकि एक सेगमेंट अगर मान लीजिए म्यूटेशन के दौरान टूट गया, यहाँ से ये टूट के अलग हो गया, तो ये बिहेव लाइक अ सेपरेट क्रोमोसोम। जैसे आपने बी क्रोमोसोम्स पढ़े थे, है ना, तो वो बी क्रोमोसोम्स जो है अनयूजुअली एनामुलसली, है ना, ये टूट जाता है क्रोमोसोम का कोई एक भुजा, तो वो फिर अपने आप में एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट करने लग जाती है, और ऐसे जो क्रोमोसोम बनते हैं, ऐसे गुणसूत्र जो बनते हैं, उनमें सेंट्रोमियर्स एब्सेंट होता है। ठीक है, सच क्रोमोसोम रिप्रेजेंट फ्रेशली ब्रेक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, जो मैंने भी आपको बताया, विच डू नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग एंड आर डाइजेस्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियोटाइड्स। जनरली जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म होती है ना कोशिका की, जो अपना एरर और को ख़त्म करने वाली, तो वो जो है मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है, और ऐसे जो अनयूजुअल क्रोमोसोम्स बन गए हैं उनको जनरली रिमूव कर दिया जाता है ना। केवल कुछ सुपर न्यूमरी क्रोमोसोम्स हैं, उनके अलावा, उनकी जैसे बी क्रोमोसोम आपने पढ़ा था, उसके अलावा बाकी जो मिसमैचिंग होती है, गलत से टूट गया है, उन सबको सेल जो है वो डाइजेस्ट कर लेती है, ख़त्म कर देती है। फिर है डिफ्यूज्ड और नॉन लोकेटेड सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर इस तरह से विस्तृत रूप से डिफ्यूज्ड मतलब कि बिखरी हुई फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि एक प्रॉपर आपको सेकेंड प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन नहीं दिखेगा, उसकी जगह पे ये अलग अलग जगह पे डिफ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे नॉन लोकेटेड का मतलब है आर इनडिस्टिंक्ट, जहाँ पे हमको क्लियर नहीं पता चल रहा है कि सेंट्रोमियर किधर है, तो इंडिस्टिंक्ट सेंट्रोमियर विच रिमेन डिफ्यूज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, पूरी की पूरी लेंथ में ये सेंट्रोमियर चलता है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल आर अटैच्ड टू द क्रोमोसोम आर्म एट मैनी पॉइंट्स। तो हम सेंट्रोमियर को लोकेट कैसे करते हैं कि भाई जिस जगह जो स्पिंडल तंतु हैं वो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स रीज़न नहीं होता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम की किसी भी पॉइंट से अटैच होके अपना जो एक तंतु पूरा बनाते हैं, तुर्क तंतु, वो तुर्क तंतु क्या बोलते हो आप स्पिंडल्स को, तो वो पूरा बन जाता है। ठीक है, द डिफ्यूज सेंट्रोमियर आर फाउंड इन some insects, some algas and some group of plants। तो डिफ्यूज सेंट्रोमियर हालांकि रेयरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी प्रेजेंट होते ही, और इवन की प्लांट्स में भी कुछ ऐसे हमको क्रोमोसोम्स मिले। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आप कॉमनली अब तक पढ़ते आए हो, शायद 8वीं क्लास से पढ़ रहे हो, ये है कि सेंट्रोमियर जो है इनकी टीलोसेंट्रिक पोजीशन है, यानी सबसे टिप पर रिप्रेजेंट है टीलोमियर के आसपास। फिर एक्रोसेंट्रिक है कि टीलोमियर से थोड़ा नीचे, जिसमें कि 2 आर्म्स तो बनी है, पर एक आर्म जो है बिल्कुल छोटी सी है और दूसरी आर्म काफ़ी लंबी है, यानी पी आर्म इज़ वेरी शॉर्ट एंड क्यू आर्म इज़ मतलब लॉन्ग। तो इसके बाद आपने यहाँ पर थर्ड जो कैटेगरी पढ़ी थी, दैट इज़ कि यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक कंडीशन आपको दिख रही है, जिसके अंदर
कि ना तो ये सेंटर है और ना ही बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि टर्मिनल स्टेज है। तो यहाँ पे एक छोटी आर्म और एक बड़ी आर्म दिखेगी, दैट इज़ स्मॉल, पी आर्म इज़ स्मॉल एंड क्यू आर्म इज़ लार्जर। तो फिर इसके बाद हम मेटासेंट्रिक की बात करते हैं, जिसमें कि स्पेसिफिकली दोनों आर्म्स की लेंथ हमको बराबर दिखाई दे रही है ना। तो ये सब सिंपल क्लासिफिकेशन है, आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर का वास्तव में अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपने कभी क्रॉसिंग ओवर वाली सिचुएशन पढ़ी है? क्रॉसिंग ओवर में किस तरह से क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे एक्सचेंज के दौरान, उसी तरह का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमको सेंट्रोमियर में दिखाई देता है। एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम सेंट्रोमियर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पतला प्लेट जैसा या थोड़ा सा फूला हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ, यानी कॉन्वेक्स जो है उस तरह का ये स्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रक्शन हमको दिखाई देता है, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। और इसकी जो डायमीटर अगर हम बात करें तो डायमीटर तो काफ़ी कम होता है। क्रोमोसोम तो है 1400 nm का, और ये दो कॉन्स्ट्रक्शन जो है ये करीब 0.20 से 0.25 माइक्रोन डायमीटर का ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन रीजन होता है जनरली। और ये इसके अंदर केवल डीएनए जनरली हमको मिलेगा, और आपको पता है जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्टेड रहता है कुछ नॉन क्रोमेटिक न्यूक्लियस रेजिस्टेंट मटेरियल से, दैट इज़ प्रोटीन्स। यानी कि सेंट्रोमियर जो है ये इसके प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन्स होते हैं, और वो उनको हम कहते हैं नॉन क्रोमेटिक न्यूक्लियस रेजिस्टेंट मटेरियल्स। न्यूक्लियस रेजिस्टेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर न्यूक्लियसेस होते हैं एक टाइप के एंजाइम्स, ठीक है, और वो एंजाइम्स जो है वो अटैक करते हैं डीएनए और आरएनए पे। तो भाई उनको अक्ल तो है नहीं कि भैया ये तो काम का पार्ट है डीएनए, है ना, तो उसको भी काट सकते हैं। तो यहाँ से गुणसूत्र को अगर काट देंगे तो गुणसूत्र के तो दो भाग हो गए ना। तो उससे रेजिस्टेंस के लिए इसमें कुछ एडिशनल नॉन क्रोमेटिक न्यूक्लियस रेजिस्टेंट मटेरियल्स लगे हुए होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट न्यूक्लियस एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन के अंदर हमको दिखाई देता है कि इसमें एक सेंट्रल एलिमेंट होता है, जो रीजन है ना जहाँ पे कि सेंट्रोमियर बना हुआ है, वहाँ पर एक सेंट्रल एलिमेंट है और उसके पास में ट्रांसवर्स फाइबर्स लगे हुए होते हैं, और दोनों आपको क्रोमेटिड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप क्रोमोसोम को ऐसे बनाएंगे ना तो ये आपको क्रोमेटिक रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, यानी दोनों अर्ध गुणसूत्र के पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमने इसको क्रॉस सेक्शन में काटा है ना टीएस सेक्शन में, तो ये पीछे की तरफ है, यहाँ पे पीछे नीचे की तरफ टुवर्ड्स द पेज है ना, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमको क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है। अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखें तो हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्रोमेटिड्स तो बाहर की तरफ है ना, और बीच में इनमें एक कनेक्शन बना हुआ है, दैट इज़ 3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं हमको, 3 परतें दिखाई दे रही हैं। और इससे भी नहीं समझ में आया तो देखिए हम इसको ये वाला डायग्राम देखते हैं। इसमें आपको दो तरफ दोनों क्रोमेटिड्स हैं, दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में ये इस तरह की बॉन्डिंग दिखाई दे रही है हमको, और ये इलेक्ट्रॉन डेंस जो रीजन है वो बन गया है। उसके बाद ये क्रोमेटिड्स आ गए, और क्रोमेटिड्स के बाहर की तरफ ये प्रोटीन्स आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसका जो इमीडिएट स्ट्रक्चर है, प्रोटीन तो हम इसको बोलेंगे, काइनेटोकोर तो ब्लू वाला है, उससे पहले भी एक पिंक कलर की आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो इसका थर्ड पार्ट है। यानी इसकी लेयर्स को अगर हम देखें तो हमको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रही है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डेंस सेंट्रल पार्ट, सेकंड जो है आपका क्रोमेटिन वाला पार्ट जिसके अंदर एक्चुअल क्रोमेटिन हमको दिख रहा है, और थर्ड हमारा फिर से एक इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट है जो बाहर की तरफ है और एक प्लेट जैसा बना रहा है। और सब उनके भी बाहर पे आपको 2 काइनेटोकोर्स दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर, दोनों पोल्स की तरफ, यानी आइदर साइड, दोनों साइड्स पर आपको ये काइनेटोकोर की प्लेट दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंगली, क्योंकि हम ह्यूमन क्रोमेटिड की बात कर रहे हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो हमको देखिए 1 2 3 4 5 जो स्पिंडल्स हैं वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं काइनेटोकोर से, ठीक है। व्हाट इज़ दिस CENPA न्यूक्लियोसोम? देखिए ये कुछ घबराने की बात नहीं है, इसका ये जो नाम है इसका मतलब है कि जो हिस्टोन्स अभी आपने पढ़े थे ना, H1 H2A H2B H3 एंड H4, उसमें से जो H3 होता है ना वो इस रीजन में बदल जाता है, इस रीजन की पहचान बना देता है, और वो जो H3 है उसको हम कहते हैं CENPA हिस्टोन,
यानी H3 जो है अपना नाम बदल देता है, दूसरी प्रकार का हो जाता है और डिफरेंट अपना वेरिएशन बना लेता है ना। ये वेरिएशन के कारण जो सेंट्रोमियर है उसकी अलग एक पहचान बन जाती है। तो पहले हम इनकी लेयर्स को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्पिंडल आपको दिख ही रहे है ना, आउटर काइनेटोकोर प्रोटीन आपको दिख ही रहे हैं, जो प्रोटीन से बना हुआ काइनेटोकोर है। और ये जो है इसके बाहर की सतह पर जो प्रोटीन्स लगे हुए हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज इनर काइनेटोकोर रीजन। और जो आपको येलो कलर के रीजन्स दिख रहे हैं उनको इन्होंने हेट्रोक्रोमेटिन से मार्क किया, जिससे आप ये समझ पाए कि ये जो सेंट्रोमेरिक रीजन है इसके अंदर ज़्यादातर क्रोमोसोम जो हैं वो हेट्रोक्रोमेटिक नेचर के हैं। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी देख लो, बहुत पास पास कॉइलिंग हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा गुथे हुए नज़र आ रहे हैं हमको, इसलिए हेट्रोक्रोमेटिक हैं। और जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज़ यूक्रोमेटिक रीजन। इसमें कहीं कहीं पे बीच में ये हेट्रोक्रोमेटिक हो जाते हैं टाइम पर और फिर यूक्रोमेटिक हो जाते हैं। तो यूक्रोमेटिक का मतलब है लूजली पैक्ड और इनको ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। और ये एडिशन प्रोटीन्स हैं जो इनके बीच में दोनों क्रोमेटिन जो सिस्टर क्रोमेटिन्स हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो ये देखिए गोले जितने भी दिख रहे हैं ना, ये गोले का मतलब है एक एक न्यूक्लियोसोम, समझ गए आप। तो एक एक न्यूक्लियोसोम इस तरह से बीड्स की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमारा ये अर्ध गुणसूत्र बने, जिनकी मोटाई कितनी थी 700 nm। तो आप देखिए ये तीनों रीजन्स जो अभी हमने डिस्कस किए, जिसमें सबसे अंदर वाला जो था इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर जो कि 30 से 40 nm थिक थी, और इसकी शेप जो है कॉन्वेक्स दिखाई देती है आउटर साइड में, और यहाँ तक आकर ये स्पिंडल तंतु पेनिट्रेट करके इस रीजन तक आके अर्धगुणसूत्र को खींचने का काम करते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद उसके ऊपर वाली जो लेयर थी जिसमें कि वास्तव में क्रोमेटिड्स प्रेजेंट थे, है ना, वो है 15 to 30 nm थिक। और ये जो रीज़न है इसमें एक्चुअली हमको क्रोमेटिन्स दिखाई दिए थे, है ना। और यहाँ पर मैंने आपको इंटरेस्टिंग एक जो चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि H3 स्टोन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, CENH3 से। CENH3 जो है जिन न्यूक्लियोसोम्स में CENH3 वाला स्टोन प्रोटीन मिलेगा, न्यूक्लियोसोम तो समझ गए ना, भूले तो नहीं, जहाँ पे चारों स्टोन्स ने ऑक्टावर बनाया है, तो वो जिनके अंदर ये वाला स्टोन मिल रहा है अलग प्रकार का, उन न्यूक्लियोसोम का नाम भी हमने बदल दिया और यहाँ पे इस नाम को लिखा है हमने CENPA न्यूक्लियोसोम। आगे बात समझ में। तो ऐसे बदले हुए न्यूक्लियोसोम्स को हमने अलग अलग कलर से प्रेजेंट किया है, यहाँ पे थोड़ा पिंकिश सा। तो इसका मतलब ये है सेंट्रोमियर के रीजन में ये जो है न्यूक्लियोसोम, इनकी संरचना में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम इसको पहचान पाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है इसमें कि भाई H3 जो है वो रिप्लेस हो गया है। अब उसके बाद जो है इस इस सेंट्रल क्रोमेटिक रीजन के ऊपर फिर जो है काइनेटोकोर लगेंगे। तो उससे पहले हम आउटर फाइब्रिलर मटेरियल को देख लें, जो कि काइनेटोकोर और जो क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में भरा हुआ है ना। इट इज़ द कॉन्वेक्स फेस ऑफ सेंट्रोमियर। कॉन्वेक्स मतलब कि उत्तल क्षेत्र है सेंट्रोमियर का, और एक इलेक्ट्रॉन डेंस जो अपीयरेंस देता है, इलेक्ट्रॉन डेंस मतलब सघन, है ना, अपीयरेंस ये देता है। तो ये तो हुई बात हमको जो सेंट्रोमियर के बारे में पता चली है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रोमियर में दो कंपोनेंट्स है, दो भाग हैं। एक है सेंट्रोमेरिक DNA और दूसरा है सेंट्रोमेरिक प्रोटीन्स। पक तो नहीं गए, ज़्यादा तो नहीं हो गया?